प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बेस्ट मिड कैप फंड 2026। तो देखिए 2026 का जो बेस्ट म्यूचुअल फंड सीरीज है, अभी तक हमने स्मॉल कैप फंड पे डिटेल वीडियो पब्लिश किया हुआ है और साथ ही शॉर्ट टर्म डेट फंड में भी डिटेल वीडियो पब्लिश कर दिया है। आने वाले दिनों में ऑफ कोर्स जो भी बाकी कैटेगरीज हैं ऑलमोस्ट सभी पे डिटेल वीडियोस हम पब्लिश करने जा रहे हैं। इक्विटी, डेट और हाइब्रिड ऑलमोस्ट सभी कुछ। हाँ, अगर आप कोई पर्टिकुलर कैटेगरी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं ताकि उस पर हम जल्दी वीडियो पब्लिश कर सकें तो ऑफ कोर्स आप कमेंट में मेंशन कीजिए। अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट आएगा तो हम ट्राई करेंगे कि जो भी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट आए उसे हम जल्दी करें तो सब कुछ करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, एक पहले होगा, कुछ दिनों के बाद होगा। अगर आप भी इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और हाइप जरूर करें। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ये मिड कैप फंड होता क्या है। तो देखिए, वैसे फंड जो कि अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% मिड कैप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और बाकी का जो भी है 35% वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कुछ पोर्शन डेट में भी इन्वेस्ट किया जाता है या शॉर्ट टर्म के लिए रखा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे ज़्यादातर जो एक्सपोजर है वो मिड कैप के स्टॉक्स में लिया जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो मिड कैप के जो फंड्स हैं वो लार्ज कैप के मुकाबले ज़्यादा रिस्की माने जाते हैं, लेकिन स्मॉल कैप फंड्स के मुकाबले कम रिस्की माने जाते हैं। और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स आपको मिल जाएंगे ना कि स्मॉल कैप्स में ही पूरा इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर मेरा जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, आइडिया है, एक्सपीरियंस है, उसके अनुसार मैं बिल्कुल ये बताना चाहूँगा कि देखिए मिड कैप्स में भी बहुत रिटर्न्स आते हैं। स्मॉल कैप्स में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो अलग चीज़ हो, करें, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मिड कैप्स में भी आइडियली हमें एक्सपोजर लेना चाहिए। यहाँ से भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में जनरेट होते हैं। और ऑफ कोर्स ये बहुत रिस्की कैटेगरी है, तो अगर आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। और इन्वेस्टमेंट होराइजन कितने सालों के साथ हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो 10 ईयर्स। स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप बहुत ज़्यादा रिस्की कैटेगरीज है, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जाएँ तो बहुत 10 ईयर का इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर रखें। इससे जितना ज़्यादा रखें उतनी अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम इतना ट्राई करें कि रखें। लाइक लार्ज कैप में रिस्क थोड़ा कम होता है तो 5 ईयर प्लस चलेगा। फ्लेक्सी कैप में रिलेटिवली रिस्क कम होता है तो 5 ईयर प्लस का इन्वेस्टमेंट होराइजन चलेगा, लेकिन यहाँ पे 10 ईयर के आसपास का इन्वेस्टमेंट होराइजन जरूर रखना ही चाहिए। सो नाउ एज ऑलवेज मैं सिर्फ आपको सो कॉल्ड मिड कैप फंड्स का नाम नहीं बताने जा रहा हूँ कि ये टॉप मिड कैप फंड्स हैं, मेरे अनुसार आप इन्वेस्टमेंट कर दिया, ऐसा तो कुछ तो हम करते नहीं हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मिड कैप में ज़्यादातर जो फंड्स हैं, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस कैसा चला है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। और उसके बाद और भी बहुत सारे डिटेल चेक करेंगे, पैरामीटर्स चेक करेंगे और उसके आधार पे कुछ टॉप फंड्स को सेलेक्ट करेंगे। और ऑफ कोर्स अपने रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट होराइजन, उसके आधार पे आप भी इसमें से एक या दो मिड कैप फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप मिड कैप फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्कीम नेम है, AUM है, दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट। रिटर्न्स देखिए, डायरेक्ट प्लान का CAGR रिटर्न्स 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर, और साथ ही बेंचमार्क का रिटर्न्स भी आप चेक कर सकते हैं। तो दे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। तो जब भी कोई भी फंड खरीदने जाएं तो बेंचमार्क के साथ रिटर्न्स जरूर कंपेयर करें कि बेंचमार्क के मुकाबले रिटर्न्स कैसा आ रहा है, और साथ ही जो दूसरे फंड्स हैं उसी कैटेगरी के जो अच्छे क्वालिटी के फंड्स हैं उसके मुकाबले रिटर्न कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने कुछ रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। क्यों किया है, तो देखिए हमें कुछ टॉप फंड सेलेक्ट करना है तो इसमें से ऑफ कोर्स हमें कुछ फंड्स को तो हटाना पड़ेगा। तो वैसे फंड जो कि रिलेटिवली नए फंड्स हैं ना, जिन्होंने अभी 3 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है, अब जिस फंड ने 3 ईयर भी कंप्लीट नहीं किया है उसका आप क्या एनालिसिस करेंगे ना, ज़्यादातर डिटेल्स आप कैसे चेक करेंगे उसका, तो उस फंड्स को हम यहाँ से निकाल रहे हैं फाइनल लिस्ट से। और वैसे फंड्स को फाइनल लिस्ट से रिमूव कर रहे हैं जिनका AUM बहुत छोटा है ना, 1000 करोड़ से भी छोटा है, ठीक है। बाकी सारे फंड्स को हम इस एनालिसिस में इंक्लूड करेंगे। तो इसी कारण से, इन 2 रीजंस के कारण जो मैंने आपको बताया, इन सारे रेड कलर फंड्स को हम निकाल रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे इनका, तो जैसे कैनरा रोबिको का देख लेना, इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, बेंचमार्क को बड़े मार्जिन से बीट कर रहा है। तो देखिए, अगर कोई ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुका है इस तरह के फंड्स में और परफॉर्मेंस अच्छा है, तब तो कंसर्न नहीं होना चाहिए ना। जब हम परफॉर्मेंस के लिए ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर रिटर्न्स ऑलरेडी अच्छा आ रहा है तब कंसर्न नहीं होना चाहिए। लेकिन कैनरा रोबिको देखिए परफॉर्मेंस ठीक आ रहा है। उसके बाद JM देखिए, JM का तो खैर अंडर परफॉर्मेंस है, और LIC का भी काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है, टोरस का भी अंडर परफॉर्मेंस है।
और देखिए ये जो भी बेंचमार्क मैंने दिखाया ना, यहाँ पे बेंचमार्क में आपको दो तरीके का रिटर्न दिख रहा है, क्योंकि दो बेंचमार्क होता है, एक एनएससी का होता है और एक बीएससी का होता है। तो जो एनएससी का बेंचमार्क होता है ना, वो होगा निफ्टी मिड कैप 150, और जो बीएससी का बेंचमार्क होगा बीएससी मिड कैप 150, क्योंकि मिड कैप में 150 स्टॉक्स होते हैं, इसलिए 150। अब देख लेते हैं, बाकी हमारे पास इतने सारे फंड्स बच गए, तो अब हम इनका परफॉर्मेंस चेक करेंगे, बेंचमार्क के मुकाबले कंपेयर करेंगे ना रिटर्न्स। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे रिटर्न्स को मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है ना। 1 ईयर में तो ऑलमोस्ट सभी कुछ रेड ही आपको दिख रहा है, बहुत कम ही है जो कि रेड नहीं है। वो इसलिए कि लास्ट 1 ईयर में स्मॉल कैप मिड कैप दोनों का रिटर्न नहीं आया है। यहाँ पे भी मैंने कुछ फंड्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है ना, वो इसलिए किया है क्योंकि ज़्यादातर होराइजन्स में ये फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बेंचमार्क जैसे आदित्य बिरला आप देखिएगा ना, लास्ट 1 ईयर देखिए बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहा। बेंचमार्क का 11.21% रिटर्न है, इसका 8% से भी कम रिटर्न है। 3 ईयर देखिए अगेन नहीं बीट कर पा रहा है, 5 ईयर में बीट नहीं कर पा रहा है, 10 ईयर में भी बीट नहीं कर पा रहा है। और बीट नहीं कर पा रहा है ये तो ठीक है, उससे बड़ी बात है कि बड़े मार्जिन से रिटर्न्स कम आ रहा है। एक्सिस का देखिए फाइनली इन लोगों का परफॉर्मेंस वापस आने लगा है, पहले बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा था। अब लास्ट 1 ईयर का देखिए तो बेंचमार्क के आसपास रिटर्न आया, तो रिकवरी आया है एक्सिस में एटलीस्ट। और डीएसपी भी देखिए बहुत बड़े बड़े मार्जिन से बीट नहीं कर पा रहा है। पीजीआईएम का तो आपको पता ही है, काफ़ी समय से अब अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है। क्वांट का इधर बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है। एसबीआई तो देखिए बहुत अच्छा फंड हाउस हुआ करता था ना इक्विटी के मामले में, लेकिन इनका भी अंडर परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा आ रहा है। यूटीआई का तो खैर अंडर परफॉर्मेंस चल ही रहा है। और देखिए ऐसा नहीं है कि इनके अलावा जो दूसरे फंड्स हैं वो सारे फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनको रेड कलर से हाईलाइट नहीं किया। उसका रीज़न ये है ना कि अगर देखिए थोड़े बहुत मार्जिन से बीट नहीं करा तो चलता है उतना ना, जैसे बंधन मिड कैप है, देखिए ज़्यादा मार्जिन नहीं है ना, अगर देखें तो यहाँ पे देखिए बेंचमार्क के मुकाबले देखिए अभी मिड कैप्स का कोई खास परफॉर्मेंस आ नहीं रहा है। तो जब इसका परफॉर्मेंस वापस आएगा ना, ऑफकोर्स वापस आएगा ना, स्मॉल कैप मिड कैप दोनों का परफॉर्मेंस वापस आएगा आने वाले समय में, तब वहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो फंड्स है ना थोड़े बहुत मार्जिन से जो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, ज़्यादातर केसेस में बीट करने लगेंगे। ठीक है, तो अगर कोई फंड बेंचमार्क के आसपास से रिटर्न जनरेट कर रहा है, थोड़ा बहुत कम कर रहा है, तो वहाँ पे कंसर्न नहीं होना चाहिए। आइडियली हमें थोड़ा और ज़्यादा टाइम देना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी अगर आप स्कीम वाइज देखेंगे तो बड़ौदा अगेन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है बेंचमार्क से। एडिलवाइज का तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। फ्रैंकलिन भी कोई खास डिफरेंस नहीं है बेंचमार्क से, लेकिन हाँ ज़्यादातर रेड है। एचडीएफसी का तो परफॉर्मेंस अच्छा है। एचएसबीसी भी देखें तो ज़्यादातर बीट नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस नहीं है। आईसीआईसीआई का भी देखेंगे तो बुरा नहीं बोलेंगे, इसका भी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस नहीं है, परफॉर्मेंस ठीक ठाक बोला जाएगा। खासकर लास्ट 1 ईयर में बहुत अच्छा रिकवरी आया है। आईटीआई लास्ट 1 ईयर में तो अंडर परफॉर्मेंस है, उससे पहले ठीक है। इन्वेस्को का तो परफॉर्मेंस ठीक है। कोटक भी अच्छा फंड है, बट हाँ थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है, लेकिन बेंचमार्क से ज़्यादा बड़ा गैप नहीं है। तो इस तरह के फंड्स को बुरा हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस इंप्रूव करेगा तो वो बीट करने लगेगा। महिंद्रा का परफॉर्मेंस ठीक है। मेरे का देखिए परफॉर्मेंस वापस आया ना, मेरे के ज़्यादातर फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे। लास्ट 1 ईयर देखिए बहुत अच्छा वापस आया। मोतीलाल आप लोग पूछते हैं ना, बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस, ये देखिए 1% का भी रिटर्न नहीं शो हो रहा है, बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस। उससे पहले परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा था। और ये 3 तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, रेड कलर से हाईलाइट किया, बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस चल रहा है। सुंदरम का भी देखें तो अगेन यहाँ भी प्रॉब्लम तो है, देख रहा है ना, बीट नहीं करा ज़्यादातर रेंज में, लेकिन कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है ना। बेंचमार्क के आसपास ही ज़्यादातर केसेस में रिटर्न्स आ रहा है। यहाँ पे जैसे पीजीआईएम का देखें और एसबीआई का देखें तब तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। क्वांट का देखेंगे ना, देखिए मोस्टली 1-1.5 साल से ही अंडर परफॉर्मेंस है, उससे पहले बहुत अच्छा रिटर्न आ रहा था। तो लेट्स होप कि जब रिकवरी आएगा तो यहाँ कुछ परफॉर्मेंस आना चाहिए। और प्लस इन्वेस्टमेंट करने का तरीका भी इन्होंने बहुत चेंज किया है। क्वांट पे तो मैंने काफ़ी डिटेल्स वीडियो पब्लिश किया हुआ है, ट्राई करूँगा एक और डिटेल वीडियो पब्लिश करने का, ताकि आप लोग समझ सके कि इसमें चल क्या रहा है। टाटा भी देखिए बीट नहीं कर पा रहा, लेकिन कोई बहुत बड़ा मार्जिन से डिफरेंस नहीं है ना बेंचमार्क के मुकाबले अगर आप देखेंगे। और उसके बाद यूटीआई का देखिए बहुत बड़ा गैप है बेंचमार्क के मुकाबले, तो वहाँ तो काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। यूनियन का भी कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो इसको भी कोई बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस नहीं बोलेंगे, इतना चलता है थोड़ा बहुत। जब इम्प्रूवमेंट आएगा तो होपफुली इस फंड में भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। वाइट ओक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, देखिए थ्रू आउट, मतलब रिलेटिवली नया फंड ही है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो देखिए मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ ना कि थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस से परेशान नहीं होना चाहिए, वो आने वाले सालों में वो रिकवर करके ठीक ठाक आ जाएगा। हाँ बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है, लगातार 2-3-4 साल से आ रहा है, तो वहाँ पे कॉल लिया जा सकता है। यहाँ पे देखिए एडिलवाइस का
बहुत अच्छा परफॉर्मेंस HDFC, इन्वेस्को, महिंद्रा, मोतीलाल, निपॉन, व्हाइट ओक। तो अभी जो भी हमने परफॉर्मेंस चेक किया उसके आधार पे बोला जा सकता है कि इन फंड्स का, इस परफॉर्मेंस के आधार पे जो हम चेक कर रहे हैं, बोला जा सकता है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इन सभी फंड्स का। यहाँ पे AUM भी बहुत ज़रूरी है चेक करना, लेकिन HDFC का देखिए बहुत बड़ा हो गया है। एनीहाउ इसको मैं आगे डिस्कस करूँगा। इसके बाद देखिए इन्फॉर्मेशन रेशियो, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, मतलब कि बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर रहा है और कितना ज़्यादा रिस्क लेकर ये रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो बहुत ज़रूरी है इन्फॉर्मेशन रेशियो। यहाँ भी देखिए 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर का आप चेक कर सकते हैं। तो एडिल वाइज देखिए ना, थ्रू आउट, मतलब लास्ट 1 ईयर में तो थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है रिस्क एडजस्ट, लेकिन बाकी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। HDFC का तो सभी कुछ पॉजिटिव ही है, थोड़ा कम है लेकिन पॉजिटिव ही है। इन्वेस्को का ही परफॉर्मेंस बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे महिंद्रा, मोतीलाल और निपॉन तीनों का लास्ट 1 ईयर में रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पे फ़र्क पड़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा निगेटिव है, लेकिन बाकी में देखेंगे तो परफॉर्मेंस इनका भी अच्छा रहा है। निपॉन भी देखिए तो लॉन्ग टर्म में तो परफॉर्मेंस ठीक है इनका भी। व्हाइट ओक का तो खैर परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये ना, AUM चेक कर सकते हैं, नंबर ऑफ स्टॉक्स, कितने स्टॉक्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, सारा रफ फिगर है, ठीक है। उसके बाद क्योंकि अलग अलग वेबसाइट चेक करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो इससे बस रफ आइडिया लेना चाहिए। पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है, पोर्टफोलियो टर्नओवर क्या है और इक्विटी परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें से अलग क्या आपको दिख रहा है, तो AUM वाइज अगर आप देखें तो HDFC का AUM बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है। और सही बात है, मिड कैप स्मॉल कैप में बड़ा AUM एक चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत बड़ा AUM हो जाएगा ना तो ज़्यादा मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर लेने में आपको बाद में फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। जबकि रिलेटिवली इन्वेस्को का देखें या एडिलवाइज का भी कोई बहुत बड़ा नहीं है, महिंद्रा का बड़ा नहीं है, व्हाइट ओक का तो अभी छोटा ही है। नंबर ऑफ स्टॉक्स भी देखें, व्हाइट ओक 115, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स है। निपॉन का भी बहुत ज़्यादा है, जबकि मोतीलाल का देखें ना सिर्फ 15 के आसपास स्टॉक्स है। मोतीलाल का सब कुछ आपको अलग दिख रहा है। पोर्टफोलियो P देखिए कितना ज़्यादा है इनका, मतलब वेरी वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दूसरे का अगर P चेक करें इसके सामने टिकेगा ही नहीं। पोर्टफोलियो टर्नओवर देखिए बहुत ज़्यादा चर्निंग, स्टॉक्स का बाय सेल बहुत ज़्यादा हो रहा है। इक्विटी का एक्सपोजर भी देखें तो इन्होंने बहुत ज़्यादा कैश और डेट में रखा हुआ है, पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, सिर्फ 87% के आसपास। तो इनका बिल्कुल अलग है ज़्यादातर पैरामीटर्स, और अभी इनका अंडर परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। देखिए रिस्क तो है ना, इससे आपको पता चलता है बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो, वेरी वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट, चर्निंग बहुत ज़्यादा, ठीक है, और प्लस कैश में भी बहुत ज़्यादा इन्होंने रखा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करते हैं ये फंड्स। तो अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं इस होप में कि रिटर्न ज़्यादा आएगा, तभी इस तरह के फंड्स को कंसिडर किया जाना चाहिए। और पोर्टफोलियो P अगर आप देखें तो महिंद्रा का देखिए काफ़ी कम है, निपॉन का काफ़ी कम है, HDFC तो नाम ही है इसके लिए ना, इनका P रेशियो जनरली काफ़ी कम ही होता है। टर्नओवर भी देखें तो देखिए HDFC बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी है, व्हाइट ओक का तो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, बाय एंड होल्ड। निपॉन का भी देखिए तो बहुत कम है, और इक्विटी परसेंटेज इन्हीं मोतीलाल का ही थोड़ा है अलग। उसके अलावा HDFC का भी देखिए इन्होंने भी कैश में कुछ रखा हुआ है। यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, शार्प रेशियो और अल्फ़ा। स्टैंडर्ड डिविएशन और बीटा से पता चलता है कितना ज़्यादा रिस्क है इस फंड में। तो यहाँ भी देखें तो सबसे कम आपको HDFC का लगेगा, बीटा और स्टैंडर्ड डिविएशन दोनों, मतलब कि रिलेटिवली यहाँ पे रिस्क कम है। जबकि ज़्यादा आपको कहाँ दिखेगा, ज़्यादा लिखेगा मोतीलाल ओसवाल, देखिए स्टैंडर्ड डिविएशन इनका रिलेटिवली ज़्यादा है। शार्प रेशियो देखिए सभी का 1 से ज़्यादा है। शार्प रेशियो अगर 1 से ज़्यादा है तो माना जाएगा स्कीम बहुत अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो ये सारे फंड्स उस मामले में ठीक है। और ये सारा जो डिटेल्स आप चेक कर रहे हैं ना लास्ट 3 ईयर्स का है, ठीक है। अगर आप चाहें तो 5 ईयर्स 10 ईयर्स का भी डिटेल चेक कर सकते हैं, उससे आपको और ज़्यादा अच्छा आइडिया मिलेगा। अल्फ़ा देखिए, मतलब अल्फ़ा को रफली समझ सकते हैं कि बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए इन्वेस्को का बहुत अच्छा, मतलब है सभी का अच्छा, सभी बीट कर रहा है, लेकिन इन्वेस्को का बहुत ज़्यादा आ रहा है। HDFC देखें, मोतीलाल देखें, जबकि रिलेटिवली मनु लाइफ का थोड़ा कम है इनके मुकाबले मैं बता रहा हूँ, लेकिन बाकियों का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। निपॉन का भी थोड़ा कम आ रहा है। यहाँ पे मार्केट कैप एलोकेशन चेक कर सकते हैं इन फंड्स का, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में किस तरह का एक्सपोजर लिया गया है। मिड कैप के फंड्स हैं तो मिनिमम 65% तो मिड कैप के स्टॉक्स में ही इन्हें इन्वेस्टमेंट करना होगा, और बाकी का लार्ज कैप, स्मॉल कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए लार्ज कैप अगर आप देखें तो निपॉन देखिए लार्ज कैप में बहुत बड़ा एक्सपोजर है इनका, ठीक है। और सरप्राइजिंगली HDFC का
बहुत बड़ा है इनका जो कॉर्पस है या फिर AUM है ना, बहुत बड़ा है, लेकिन लार्ज कैप में एक्सपोजर बहुत कम है, बड़ा एक्सपोजर नहीं लिया गया यहाँ पे, जो कि एक कॉन्फिडेंस देता है कि फ़िलहाल बड़ा AUM एक मेजर कंसर्न नहीं होना चाहिए। वाइट ओक में भी देखें तो लार्ज कैप का एक्सपोजर बहुत कम है, जबकि मिड कैप्स अगर आप देखेंगे तो महिंद्रा का मिड कैप में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर, रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ, है तो सभी का, लेकिन रिलेटिवली इनका थोड़ा ज़्यादा है, वाइट ओक का थोड़ा ज़्यादा है। और स्मॉल कैप्स अगर आप देखेंगे तो मोतीलाल का स्मॉल कैप में एक्सपोजर नहीं लिया गया है, जबकि इन्वेस्को, HDFC और वाइट ओक का स्मॉल कैप्स में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा लिया गया है। अभी तक जो भी डिटेल्स हमने चेक किया उससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया तो मिल गया होगा कि फंड्स को सेलेक्ट करते वक्त या उसका पोर्टफोलियो रिव्यू करते वक्त हमें किन किन चीज़ों को चेक जरूर करना चाहिए। देखिए फाइनल कुछ पॉइंटर्स जो कि इन्वेस्टमेंट जर्नी में हमेशा ध्यान में रखें, खासकर इक्विटी इन्वेस्टिंग में। देखिए थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस से फ़र्क नहीं पड़ता है ना, आप लोग कई बार कमेंट्स आता है ना, फ्यू मंथ्स का अंडर परफॉर्मेंस, एक साल का थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर फंड का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, अच्छे फंड हाउस का वो फंड है, ठीक है, थोड़ा बहुत फ्यू मंथ्स का या 1-2 साल का बेंचमार्क के मुकाबले थोड़ा बहुत कम रिटर्न है, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे फंड्स को और भी ज़्यादा टाइम देना चाहिए, मोस्टली वो रिकवर करके ठीक ठाक रिटर्न दे देगा। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस आ रहा है लगातार 2-3 साल, ठीक है, और लग नहीं रहा है कि कुछ होने जा रहा है, वहाँ पे कॉल लिया जा सकता है, वो अलग चीज़ है, लेकिन थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, और भी शॉर्ट टर्म के अंडर परफॉर्मेंस से, ठीक है। कम से कम 2-3 साल अगर आपने सोच समझ कर वहाँ इन्वेस्टमेंट किया तो 2-3 साल का टाइम देना चाहिए। उसके बाद फंड में इन्वेस्ट करते वक्त देख लें कि भाई जो भी मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया ना कि किस तरह का रिस्क है वहाँ पे, सिर्फ हाई रिटर्न देखकर नहीं चले जाएं, ठीक है। अगर हाई रिटर्न आ रहा है तो हो सकता है कि वहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, तो ठीक बात है, रिटर्न तो आप ले रहे हैं लेकिन रिस्क भी तो आप ही को लेना पड़ेगा ना। तो ये भी ध्यान में रखें कि भाई वो रिटर्न जनरेट कैसे कर रहा है फंड, उसके लिए किस तरह का रिस्क ले रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा अननेसरी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो उस तरह के फंड्स को आपको अवॉइड करना होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आप ज़रूर ध्यान में रखें। और देखिए सबसे बड़ी बात ये ध्यान में रखें ना कि एक अच्छा खासा फंड है, थोड़ा बहुत आपने जो भी इन्वेस्टमेंट कर दिया छोड़ दें उसको, ठीक है। ज़्यादा दिमाग ना लगाएं जब तक उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस ना आए या फिर उस कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी में कोई बड़ा प्रॉब्लम ना आ जाए, वो अलग चीज़ है, तब तो बिल्कुल हमें हट जाना चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इसीलिए हमारा ऊपर टैग लाइन भी देखेंगे ना, पड़े रहो का मतलब यही हुआ कि अच्छा क्वालिटी में इन्वेस्टमेंट करें और छोड़ दें, ज़्यादा अननेसरी दिमाग नहीं लगाएं। ज़्यादा दिमाग लगाने से आपका इन्वेस्टमेंट खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिर्फ मीडियम टू लॉन्ग टर्म बने रहेंगे, प्रोडक्ट अच्छा रखेंगे तो मोस्टली आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।